Good morning. Now today we are going to take up the various topics that are there in economic reforms separately, like demonetization, GST and WTO. These two were the events that occurred very recently and we need to know about them. Demonetization is the act when the currency in circulation is no longer legal tender. जब किसी भी कंट्री की करेंसी को ये कह दिया जाता है कि अब इसकी परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, ये लीगली बाउंड नहीं आप इस करेंसी में सेल या परचेज करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इट इज़ नो लॉन्गर लीगल टेंडर। तो 8 नवंबर 2016 को ये अनाउंसमेंट हुआ था और नेक्स्ट डे से ₹500 और ₹1000 के नोट्स को टोटली इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, दैट दे विल नो लॉन्गर बी इन सर्कुलेशन। लोगों से कहा था कि एक टाइम लिमिट तक इस करेंसी को बैंक्स में डिपॉजिट कर दें और ऐसा ही लोगों ने किया भी। इसके बेनिफिट्स क्या हुए? बेनिफिट्स सबसे पहले ये था शिफ्ट फ्रॉम कैश ट्रांजैक्शन टू डिजिटल ट्रांजैक्शन। अभी बहुत पुराना इवेंट नहीं है, मस्ट बी फ्रेश इन एवरीबॉडीज मेमोरी। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ कैश, क्योंकि जिनके भी पास 500,000 के नोट थे उन्होंने बैंक में जमा तो कर दिए, लेकिन बैंक से उन्हें विड्रॉल के लिए बहुत कम अमाउंट मिल रहा था। दिस इज़ द टाइम व्हेन पीपल शिफ्टेड फ्रॉम कैश ट्रांजैक्शन टू डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी लोगों ने पेटीएम के थ्रू और जो ऐसे ऐप्स हैं उनके थ्रू पेमेंट लेना और पेमेंट देना शुरू किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों ने बैंक अकाउंट्स खोलने शुरू किए। रीज़न भी क्योंकि उनको जो भी पैसा अपना जमा करना था बैंक के अंदर, तो उसके लिए बैंक अकाउंट खोलने की बहुत ज़रूरत थी। तो घर में रखा हुआ कैश जो कि 500,000 के नोट थे, उन्होंने बैंक में ही जाके वो जमा कर सकते थे, अदरवाइज़ वो पैसा बिल्कुल बेकार हो जाता। उसके लिए बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत थी। सो मैनी पीपल जिनके पहले बैंक अकाउंट्स नहीं थे, वो सारे लोग भी बैंक अकाउंट्स खोलने की वजह से हम कहते हैं देयर वाज फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी पूरी की पूरी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में नए लोग, बहुत सारे लोग जुड़ गए जिनके पहले बैंक अकाउंट्स नहीं थे। ब्लैक मनी सर्कुलेशन डिक्रीज। ब्लैक मनी एज यू नो इज़ अनअकाउंटेड मनी, जिस पैसे का हिसाब किताब नहीं किया जा सकता वो ब्लैक मनी कहलाता है। जनरली ब्लैक मनी कोई बैंक में नहीं रखता, घरों में छिपा के रखते हैं, बिकॉज बैंक में जो मनी होगा उसका हिसाब किताब देना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ अ डिक्लेयर्ड मनी। सो सच मनी विच वॉज हिडन इन द हाउसेज ऑफ पीपल, जो उनका करप्शन या किसी और रीज़न से पैसा ऐसा था जो उन्होंने घर में छिपा के रखा हुआ था, वो या तो उन्हें कैसे न कैसे करके उसे बैंक्स में जमा करना पड़ा। पीपल टुक द हेल्प ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड ऑल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई उस टाइम पर भी। बट ब्लैक मनी का सर्कुलेशन, जो ओपनली ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था, वो कम हो गया। मोर सो बिकॉज 500 और 1000 के नोट में ही ज़्यादातर लोग अपने घर में पैसा रखते हैं, छोटी डिनोमिनेशंस में नहीं रखते। ड्रॉबैक्स क्या रहे, इसमें परेशानी क्या रही? सबसे पहले कैश क्रंच या शॉर्टेज। पूरी इकोनॉमी के अंदर कैश की कमी हो गई, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हुई डे टू डे एक्टिविटीज़ में। प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हुई, लेबर को उनका पेमेंट मिलने की प्रॉब्लम हुई, यानी पूरी इकोनॉमी में देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश। और हम लोग क्योंकि तब तक पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं हुए थे, वी वर नॉट दैट मच अकस्टम्ड टू यूजिंग ऑफ फोन्स एंड डूइंग डिजिटल पेमेंट्स एंड रिसीविंग डिजिटल पेमेंट्स, तो हमारे लिए अगेन इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। स्लो डाउन इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, एज आई टोल्ड यू, हमारे तो सिर्फ ज़रूरतों के लायक अगर हमें पैसा नहीं मिल रहा था तो अगेन वी वर डिस्टर्ब, बिकॉज जितनी ज़रूरत थी उससे कम हमें पैसा मिल रहा था। बट जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पूरे के पूरे बिजनेस चौपट हो गए, पूरा का पूरा बिजनेस में उनको एक सेटबैक फेस करना पड़ा। देयर वाज अ स्लो डाउन इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जो रिफ्लेक्ट होता है जीडीपी के ग्रोथ रेट में, जो लगातार कई क्वार्टर्स तक आगे गिरता चला गया जीडीपी ग्रोथ रेट, जो उससे पहले काफ़ी अच्छा हो गया था। नाउ दिस डिमोनेटाइजेशन, अगर हम इसको इवेलुएट करने के लिए कहा जाए कि वाज इट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री और नॉट, तो बहुत सारी चीज़ें हमें लगती हैं कि बेनिफिशियल थी। पूरी तरह से जिस मकसद के लिए इसको किया गया था, इट वाज नॉट सक्सेसफुल, येस, बट देयर आर मेनी बेनिफिट्स, इनको आज भी हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक
बैंक अकाउंट्स ना खोले होते तो आज की डेट में जैसे कोरोना के रीज़न से देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टेइंग एट होम, तो गवर्नमेंट ने जैसे प्रॉमिस किया है कि कुछ अमाउंट उनके अकाउंट्स में डालेंगे, तो अगर बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते तो ये हेल्प जो डायरेक्टली लोगों को कर पाती है, गवर्नमेंट आज की डेट में कर रही है, वो नहीं कर पाती। सो ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इन द कमिंग टाइम दिखाई देंगे। डिजिटलाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, ये भी बेनिफिट्स हैं, बट वी वर नॉट एग्जैक्टली totally successful in demonetization, that we can say for sure. Next event that took place was the incorporation of GST Act. GST Act पार्लियामेंट में तो 2016 में पास हुई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन GST का 1 जुलाई 2017 को हुआ। 1 जुलाई 2017 को Prime Minister Narendra Modi had a meeting with the chartered accountants in the Institute of Chartered Accountants of India, and he also declared this 1 July as the CA Day, Chartered Accountant Day. Okay, so ये again ये डेट बहुत important है अपने आप में। GST Act या Goods and Services Act जो आई उसके बाद में ये जो Goods and Services Tax है ये क्या है ये समझ लीजिए। Earlier we were having many indirect taxes. Let me remind you, indirect taxes वो सारे taxes हैं जो goods या services पर लगते हैं, such as sales tax, such as trade tax, such as VAT, value added tax, ये सारे examples हैं indirect taxes। इतने सारे indirect taxes थे, and more so हर state में there was a different mode of collecting the taxes, जिसकी वजह से अगर एक businessman है जो business कर रहा है कई states में, इंडिया की ही कई states में, तो उसको बहुत मुश्किल पड़ती थी बिकॉज हर एक स्टेट का टैक्स स्ट्रक्चर अलग था। दूसरी चीज़, अगर कहीं टैक्स में कोई कमी थी किसी स्टेट के अंदर तो लोग बाग मैनिपुलेट करते थे चीज़ें कि अपना एक उन्होंने ऑफिस वहाँ पर रजिस्टर कर दिया और वर्किंग किसी और जगह से कर रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारा टैक्स अवॉइड कर जाते थे। तो अगेन टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारे टैक्सेस थे, टैक्स इवेजन पॉसिबल था। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया दैट देयर शुड बी वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, यानी एक ही इनडायरेक्ट टैक्स हो जिसको अब GST के नाम से कहा जाता है। सो इसमें बेसिकली GST में इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके टाइप्स क्या है देख लेते हैं। पहले टाइप्स देख लेते हैं। चलिए, कितने तरीके का GST है। CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जिन टैक्सेस को कलेक्ट करती है। हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि टैक्सेस कुछ स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो टैक्सेस आते हैं CGST के अंदर, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो आते हैं स्टेट GST के अंदर। जो टैक्सेस यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट करते हैं वो आते हैं UT GST के अंदर। एंड लास्टली देयर इज एन इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST का मतलब ये है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई बिजनेस हो रहा है तब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, वो कहलाता है IGST। ओके, तो ये 4 तरीके के टैक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं करना, लेकिन एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ GST? कितने तरीके के टैक्सेस हैं पहले हम देख लेते हैं, कितने स्लैब्स हैं टैक्सेस के। अब यहाँ पर हमारे पास 5 स्लैब हैं टैक्सेस के। 0% यानी वो गुड्स जो कि टोटली एग्जेम्प्ट हैं GST से। इसमें आते हैं आपके फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं GST से। 5% ऑन आइटम्स ऑफ मास कंजम्पशन, यानी जिनको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वो आइटम्स पर 5% GST है। उसमें आ गए आपके टी, शुगर, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें। देन 12% ऑन प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स मतलब जो मशीन्स के हेल्प से जो फूड्स बनते हैं उनको हम प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं, तो उन पर 12% का GST है। 18% है ऐसी चीज़ों पे जैसे सोप है, टूथपेस्ट है, इन पर। 28% जो कि हाईएस्ट स्लैब है वो उन चीज़ों पर है जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज हैं, जैसे कि डिश वॉशर, बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड ऑटोमोबाइल्स हैं, उन पर नहीं। तो ऐसी सब चीज़ों पर उन पर मतलब हाईएस्ट टैक्स लग रहा है विच इज़ 28%, बिकॉज वो इतनी महंगी है अपने आप में
कि अगर उन पे 28% टैक्स भी लगेगा तो जो लोग उनके खरीदने वाले हैं वो इस टैक्स की बर्डन को भी बेयर कर सकते। नाउ लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहले जो आपसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि किस वजह से जीएसटी इनकॉर्पोरेट हुआ, तो वहीं पर से आ जाते हैं इसके सारे बेनिफिट्स। इट रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस, यानी बहुत सारे टैक्सेस की जगह अब हमारा एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज जीएसटी। रिडक्शन ऑन एवरेज टैक्स बर्डन ऑफ कंपनीज। पहले जो टैक्स देती थी कंपनीज, ऑन एन एवरेज उनका बर्डन ऑफ टैक्स अब कम हो गया विद द हेल्प ऑफ जीएसटी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि सारी ही कंट्री में इन्हीं स्लैब से टैक्सेशन होगा, इसीलिए टैक्स स्ट्रक्चर भी सिंप्लीफाई हो गया है। इंक्रीज इन टैक्स पेमेंट और यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, पूरी कंट्री का यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है। इंक्रीज इन टैक्स पेमेंट की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारे लिए पेमेंट है, गवर्नमेंट के लिए इनकम है यानी रेवेन्यू है। गवर्नमेंट बजट में टैक्स रेवेन्यू एक रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट की इनकम है। जब लोग ज़्यादा टैक्स के नेटवर्क में आ गए, ज़्यादा टैक्स के फ्रेमवर्क में आ गए, तो गवर्नमेंट की टैक्स से होने वाली इनकम में इंक्रीज हुआ है। रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, टैक्स से अगर इनकम बढ़ी तो गवर्नमेंट का बजट का घाटा जो कि फिस्कल डेफिसिट कहलाता है उसमें भी कमी आई, बिकॉज इनकम साइड में इंक्रीज आया। इम्प्रूवमेंट इन टैक्स जीडीपी रेशो, जीडीपी हमें ऑलरेडी पता है, टैक्स जीडीपी रेशो मीन्स कितना टैक्स मिलता है अपॉन टोटल जीडीपी। अगर पहले से ज़्यादा टैक्स मिलता है अपॉन जीडीपी, सो वी कैन से दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट इन टैक्स जीडीपी रेशो। ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी कमियां क्या रही? नंबर 1, it slowed down the productive activities. It is still undergoing changes and not many people are familiar with the complete procedure as yet. इनको सबको एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक नया एक्ट था, उसको पढ़ने में, समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम चाहिए था, somehow सभी को लगता है जो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि उतना टाइम उनको नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए। सेम वे जो व्यापारी थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें इस बारे में बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। अब उन्हें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो जीएसटी को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी थी करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत लंबे समय तक सफ़र की एंड देयर वाज अ स्लोइंग डाउन इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। आज भी जीएसटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं रोज़ आ रहे हैं, बट एवरी नाउ एंड देन जीएसटी इज़ अंडरगोइंग चेंजेस। तो पूरी तरह से कंक्लूसिवली कोई एक एक्ट अगर बन जाती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें बेटर इम्प्लीमेंटेशन होता है रादर देन कि अभी माना कोई टैक्स रेट है या कोई गुड्स हैं, वो एक कैटेगरी ऑफ टैक्स में एक स्लैब में आ रहे हैं, फिर उसमें चेंज आ जाता है। ऑब्वियसली इट एड्स टू सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है, ये एक मेजर चीज़ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। हम जब बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज जब हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं, हम कहते हैं वी इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़ गए। तो कैसे जुड़ते हैं? थ्रू अग्रीमेंट, यानी हमने कुछ ग्लोबल अग्रीमेंट साइन किए जिसकी वजह से हम बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ में उस अग्रीमेंट का पार्ट बन गए। तो उस अग्रीमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, अगर बाकी कंट्रीज़ पर लागू होते हैं तो हम पर भी लागू होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेंशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था, इट वाज फाउंडेड इन 1995। इट वाज अ सक्सेसर ऑफ गैट। 1948 में ग्लोबल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये एक गैट एक अग्रीमेंट बना था, इंडिया उसका भी पार्ट था, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, जो कि 1995 में स्टार्ट हुआ। इसके फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला, टू एडमिनिस्टर मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। आज एक कंट्री ट्रेड कर रही है वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में, तो जब वो एग्रीमेंट साइन करती है, एग्रीमेंट में एंटर करती है, तो देयर हैज़ टू बी सम पर्सन, सम पार्टी, सम ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनको एडमिनिस्टर करे, यानी उसकी देखरेख करे कि उस एग्रीमेंट के हिसाब से सब चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं। नेक्स्ट,
टू प्रोवाइड इक्वल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। वर्ल्ड में जो लीडर्स हैं ट्रेड के, डेफिनेटली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज कहीं बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के बाद में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिंग की मिले पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये इंश्योर करने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। टू कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड इम्पोज्ड बाय सम कंट्रीज ऑन अनदर। हमारी कंट्री में भी इम्पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस थे एक टाइम से पहले, 1991 से पहले। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रेड पर, तो उनको हटाना ताकि अगर मेंबर कंट्रीज ट्रेडिंग अग्रीमेंट का पार्ट हैं वो फ्रीली ट्रेड कर सकें। टू एनलार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब ज़्यादा ट्रेड होगा तो प्रोडक्शन भी गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ेगा। टू सेव प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ऐसा कुछ भी ना किया जाए ट्रेडिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि एनवायरनमेंट डैमेज हो, क्योंकि एनवायरनमेंट किसी एक कंट्री से रिलेटेड नहीं, पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो ये भी तभी पॉसिबल है जब इतनी सारी कंट्रीज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनती हैं। टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, एज दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर। टू फ्रेम ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जाएं जिनको सारी कंट्रीज माने, एटलीस्ट मेंबर कंट्रीज माने। अगर हम कह रहे हैं 164 कंट्रीज उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानती हैं, देन डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी बिग सक्सेस कि एक ही तरीके से सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं वो ओवरली एक्सप्लॉइट ना हो, लेकिन उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, तो ये भी WTO के थ्रू ही पॉसिबल है।